इस कहानी में लोगों को उनके फोन पर कॉल आती है। जैसे लोग फोन उठाते हैं तो उन्हें एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें उनकी अपनी ही आवाज होती है और ये कॉल मौजूदा वक्त की नहीं बल्कि फ्यूचर आने वाले टाइम की होती है, जिसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम शामिल है। फिर वो टाइम आते ही उस इंसान की मौत हो जाती है। तो शुरुआत होती है एक जलते हुए हॉस्पिटल को दिखाने से, जहाँ फायर फाइटर्स आग बुझा रही थी और उन्होंने एक बच्चे की जान भी बचा ली थी। वो बच्चे से पूछने लगी क्या तुम्हारी मॉम भी अंदर थी, पर बच्ची कोई जवाब नहीं देती। आगे हम एक लड़की शैली को देखते हैं जो अपने घर की छोटी सी तालाब के पास बैठी थी। अचानक उसे पानी में से आवाज आने लगी। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, पानी के अंदर से एक हाथ बाहर आकर उसका मुंह पकड़ लेता है, खींचकर उसी तालाब के अंदर ले जाता है, जिसके फौरन बाद पानी की सतह पर एक कैंडी निकल कर आती है जो बच्चे खाते हैं। और तभी वो हाथ शैली की बिल्ली को भी गले से पकड़कर पानी में डुबोकर मार देता है। कहानी अब कुछ दिन आगे गई। हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो पार्टी कर रही थी। पार्टी में एक लड़की थी बेथ, उससे मिलने उसकी दोस्त आई। ये दोनों कमरे में जाकर शैली की मौत के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स आपस में दोस्त थे। इनकी बातों के दौरान ही बेथ की दोस्त की मोबाइल पर कॉल आई, लेकिन हैरत ये कॉल शैली के नंबर से आ रही थी और जो रिंगटोन थी इन्हें कॉल की बेल वो भी अलग ही थी, जो एक लोरी थी। जैसे वो कॉल उठाती है तो एक वॉइस मैसेज था जिसपे सुनने पर बेथ की इसी दोस्त की अपनी ही आवाज थी जिसमें वो चिल्ला रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि ये क्या है। हैरान परेशान थी वो। अब एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर को मुर्दा घर बुलाया जाता है एक लाश की पहचान करने के लिए, जो लाश थी डिटेक्टिव की बहन की, जिसके मुंह से एक कैंडी निकलती है। अब यहाँ ध्यान करने वाली बात ये है कि मरते हुए शैली के मुंह से भी कैंडी निकली थी, जिसका मतलब था कि जरूर इन मौतों का आपस में कोई ताल्लुक है। 2 दिन के बाद हम बेथ और उसकी दोस्त को कॉलेज में देखते हैं। क्लास में जब वो थी तो बेथ की दोस्त को हेलुसिनेशंस होने लगी, यानी ऐसी ख्याल ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी जो असल में थी भी नहीं। जैसे बेथ के हाथ पर उसे बिच्छू रेंगते हुए नजर आया। क्लास खत्म होने के बाद बेथ उससे कॉफी पीने का पूछती है, पर वो साथ जाने से मना करके लाइब्रेरी आ जाती है। लाइब्रेरी बंद होने के बाद बेथ की दोस्त जब घर जा रही थी तो उसे और भी हेलुसिनेशंस होने लगती है। हर जगह उसे भूत आत्माएं शैतान दिख रही थी जिनसे वो बहुत डर गई थी, क्योंकि जाहिर है सभी बहुत भयानक थी। डर के आलम में वो बेथ को कॉल करती है। वो कहती है घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बस 2 मिनट तक पहुँचती हूँ। लेकिन वो तो इतनी डरी हुई थी कि उसकी हालत खराब होने लगी। डरती डरती वो एक ऊंची जगह से गिर गई। ट्रेन से टकराने से उसका एक्सीडेंट हो गया। वो इतनी जख्मी हो गई कि फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान बेथ भी यहाँ पहुँचती और ये हादसा होते हुए वो भी देख लेती है। उसे अजीब तरह की आवाज भी सुनाई दी गई। अपनी दोस्त की लाश के पास जब वो आई तो उसके मुंह से भी कैंडी निकलती है। बेथ उसका फोन चेक करती है जिसमें कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा नंबर निकालने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कॉलेज में 2 लड़कियां इस हादसे के बारे में बात कर रही थी कि बेथ की दोस्त की भी मौत हो गई। उसकी और शैली की मौत एक तरह से ही हुई, एक फोन कॉल आने की वजह से। ये बातें सुनकर बेथ का मेल फ्रेंड उन पर गुस्सा करने लगा। ये बंद करो ये फजूल की बातें, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें मन गढ़ंत है, बकवास है। बेथ भी यहाँ आ गई, कहती है कि नहीं ये गलत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है और उनकी मौत फोन कॉल की वजह से ही हुई। फौरन ही बात बेथ की मेल फ्रेंड को भी हेलुसिनेशंस होने लगी और उसे भी बिच्छू नजर आ रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए वहाँ से वो निकल जाता है। बेथ भी उसके पीछे पीछे आई। तब उसका मेल फ्रेंड बताने लगा कि मेरे पास भी इस तरह की कॉल आई है और उस पर जो टाइम है वो कुछ देर के बाद का है। फौरन ही उसके दोस्त को भी वहाँ एक शैतान दिखा। वो काफी डर गया, वहाँ से जाने लगता है। बेथ उसे आवाज लगाती है क्योंकि वो अपना मोबाइल वही भूल कर जा रहा था। मोबाइल लेने जब वो वापस आया तो वही कुछ बोल रहा था जो उस वॉइस मैसेज में था, जिसकी फौरन ही बात यहाँ धमाका हुआ। एक रॉड आकर उसकी आग पार हो जाता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। यहाँ पर भी बेथ को अजीब तरह की आवाज सुनाई दी, जिसके फौरन ही बात उसकी दोस्त के मुंह से भी कैंडी निकलती है। सारी सूरत हाल को देखते हुए बेथ एक लेडी पुलिस ऑफिसर से मिलती है और उसे बता रही थी कि मेरे 2 दोस्तों की अचानक ही मौत हो गई। मरने से पहले उनके पास कॉल्स आई। मेरे ख्याल से उनकी मौत का कोई ना कोई ताल्लुक उन कॉल से है। मरने के बाद उनके मुंह से कैंडीज भी निकली। पुलिस ऑफिसर उसकी बातों को गौर से सुन तो रही थी पर यकीन नहीं करती, लेकिन उनकी ये सारी बातें वो डिटेक्टिव सुन लेता है, जिसे हमने शुरुआत में देखा, जिसे मुर्दा घर में बुलाया गया था। वो बेथ को बताता है कि कुछ दिन पहले मेरी बहन की भी मौत बिल्कुल इसी तरह से हुई। शैली जिसकी मौत तालाब में डूबने से हुई, वो और मेरी बहन एक हॉस्पिटल में नर्स थी। पहले मेरी बहन की मौत हुई, फिर 2 दिन के बाद शैली की। मेरी बहन के मुंह से भी लाल रंग की कैंडी निकली थी, इसलिए मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जरूर इन फोन कॉल्स, कैंडीज और इन मौतों के बीच कोई ताल्लुक है। वो फिर बेथ को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहता है कि कोई भी मदद चाहिए राब्ता कर लेना। तो देखती है कि उसकी रूममेट यानी जो इस घर में उसके साथ रह रही थी वो काफी डरी हुई थी। बेथ को बताती है कि हमारी मेल फ्रेंड के मोबाइल में मेरा नंबर भी था, हो ना हो अगली कॉल मुझे ही आएगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। तब उसे रिलैक्स करने के लिए बेथ अपने और उसके मोबाइल की बैटरीज ही निकाल देती है और बोलती है कि देखो मैंने बैटरीज निकाल दी, अब रिलैक्स हो जाओ, हमें कोई कॉल नहीं आएगी। लेकिन रात को जब ये दोनों लड़कियां सो रही थी तो रिंगटोन होती है और ये रिंगटोन भी लो रही थी जो बेथ की रूममेट के मोबाइल पर आ रही थी। हालांकि उसके मोबाइल में बैटरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे कॉल आ रही थी।
ये कॉल 2 दिन के बाद के टाइम की थी, जो देखकर रूममेट काफी डर गई, क्योंकि जो वॉइस मैसेज था उसमें रूममेट के चिल्लाने की आवाज थी। रात तो ऐसी गुजर गई, पर सुबह होते ही ये लड़कियां उसका मोबाइल ही तोड़ देती है। रूममेट से मिलने फिर एक आदमी आया जो एक लाइव टीवी शो का मालिक था। उसे पता चला कि अगली कॉल रूममेट के पास आई थी, इसीलिए वो अपने टीवी शो में उसको लाना चाहता था, ताकि उसकी मरने के टाइम जो कुछ भी रूममेट के साथ हो रहा हो वो सब ये टीवी शो का मालिक लाइव दिखा सके। और रूममेट की जान भी जब वो बचा ली तो ये चीज भी हर कोई देख ले। लेकिन बेथ उसे ऐसा करने से मना कर देती है और रूममेट को लेकर वापस घर आ जाती है। रूममेट का कहना था कि हमें उस आदमी की बात मान लेनी चाहिए, क्या पता वो हमारी मदद ही कर दे, लेकिन फिर भी बेथ ने उसे मना कर दिया। अगली सुबह रूममेट वहाँ नहीं थी, वो जा चुकी थी। जाते हुए उसने बेथ के लिए एक नोट छोड़ा था कि मैं अपनी मॉम डैड के पास जा रही हूँ। फिर डिटेक्टिव बेथ के पास आकर बताता है कि मैंने सारे फोन कॉल रिकॉर्ड्स निकाल लिए हैं, जिससे मुझे पता चला है कि हर मरने वाले को उससे पहले मरने वाले ने फोन किया था। जैसे मेरी बहन ने शैली को, शैली ने फिर तुम्हारे दोस्त को जिसकी मौत ट्रेन वाले हादसे से हुई, उसने फिर तुम्हारे मेल फ्रेंड को। हैरान करने वाली बात ये थी कि सारी ही कॉल्स उन लोगों के मरने की बात की गई थी उनके नंबर से। वो फिर बताता है कि मेरी बहन को कॉल एक औरत ने की थी जो मरीज थी, और अब मैं उसके घर जा रहा हूँ सच्चाई का पता लगवाने, जिस पर बेथ भी उसके साथ चल देती है। उस औरत के घर पहुंचकर डिटेक्टिव छानबीन करने लगता है। उसे यहाँ एक छोटे से कैमरा से रिकॉर्ड की हुई वीडियो की सीडी मिलती है। ये कैमरा बच्चों पर नजर रखने के लिए होता है। वीडियो में इस मरीज औरत की 2 बेटियां थी, जिनमें बड़ी बेटी का नाम एनी था। लेकिन ढूंढने के बाद भी डिटेक्टिव को यहाँ वो छोटा कैमरा नहीं मिलता जिससे वीडियो बनाई गई थी। उसे वहाँ एक इनहेलर मिलता है, यानी जो सांस की मरीज इस्तेमाल करते हैं। वो एक पंप की तरह का था, जिसे जैसे डिटेक्टिव दबाता है उसमें से एक आवाज आई, जो आवाज सुनकर बेथ काफी डर जाती है। डिटेक्टिव को बताती है कि जब मेरी दोस्त और मेल फ्रेंड की मौत हुई तब वहाँ मैंने यही आवाज सुनी थी, लेकिन जहाँ से आवाज आ रही थी वहाँ कोई भी नहीं था। मजीद छानबीन करने पर डिटेक्टिव को पता चला कि उस मरीज औरत की बड़ी बेटी एली की मौत दमे के अटैक की वजह से हुई, यानी उसे सांस का मसला था और ये इनहेलर उसी का था। साथ ही उसकी छोटी बहन को उनकी मोम 9 बार हॉस्पिटल लेकर गई थी, क्योंकि उनकी छोटी बेटी अलग अलग तरह से जख्मी हुई थी, जैसे कभी उसका जल जाना, कभी सर में सुई का चुभ जाना, तो कभी कोई शैम्पू पी लेना। ये सारी बातें जानकर बेथ डिटेक्टिव को बताती है कि मैं सारी बात समझ गई हूँ। असल में उस मरीज औरत को कोई दिमागी बीमारी थी, जिस वजह से वो अपने ही बच्चों को जख्मी कर दिया करती थी, फिर हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाकर देखभाल करती थी ताकि उन बच्चों की और तवज्जो ले सके। यहाँ इन्हें ये भी पता चला कि जिस हॉस्पिटल में उस मरीज औरत की बेटियों का इलाज हुआ करता था, वहाँ एक नर्स ने उस औरत से पूछताछ भी की थी कि उनकी बड़ी बेटी को कब से दमे की बीमारी है और छोटी बेटी क्यों बार बार जख्मी हो जाती है। ये मैं आपको बता दूं कि वो पूछताछ करने वाली नर्स और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव की बहन थी, जिसकी मौत सबसे पहले हुई थी। अब तभी टीवी पर बेथ अपनी रूममेट को उस लाइव शो में देखती है, जहाँ टीवी शो का मालिक उसके साथ होने वाली हर चीज को लाइव दिखाएगा, जो देखकर ये दोनों जल्दी से उस चर्च के लिए निकल जाते हैं जहाँ ये शो होने वाला था। इसी दौरान रूममेट बेथ को कॉल करके सॉरी कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मैं इस शो में आ गई। शो में दिखाया जाता है कि रूममेट को भी हेलुसिनेशंस होने लगी, उससे अपने आसपास शैतान दिखने लगे। जैसे बेथ और डिटेक्टिव यहाँ आए, लाइट्स अपने आप ही बंद हो जाती है, जिसके बाद कोई शैतानी ताकत आकर रूममेट पर हमला कर देती है, उसका सांस रोककर जान से मार डालती है। लाइट वापिस आ गई। बेथ अपनी रूममेट को मरा हुआ देखती है, उसके मुंह से भी कैंडी निकलती है। तभी बेथ के पास अपने रूममेट की कॉल आती है, जिसमें कल रात 7:55 का टाइम था। कॉल उठाने पर वॉइस मैसेज में बेथ की आवाज थी, जिसमें वो चिल्ला रही थी, जिसका मतलब अगला मरने का नंबर बेथ का था। इसलिए डिटेक्टिव उसकी हिफाजत करने के लिए उसके साथ उसके घर पर ही रुकता है। अगली सुबह जब हुई तो दोनों ही काफी परेशान थे, क्योंकि इनके पास बस शाम 7:55 तक का ही टाइम था बेथ को बचाने के लिए। डिटेक्टिव को फिर उस मरीज औरत की बेटी यानी एली की छोटी बहन के बारे में पता चला, जो अब एक ऑर्फनेज में है, एक ऐसी जगह जहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वहाँ जाकर पता चला कि ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाली बच्ची है, जिसे फायर फाइटर्स ने जलते हुए हॉस्पिटल से बचाया था। ये दोनों उससे उसकी मोम के बारे में पूछते हैं, पर शुरुआत की तरह ही वो कोई जवाब नहीं देती। जब फायर फाइटर्स ने पूछा था कि तुम्हारी मोम हॉस्पिटल के अंदर थी, लेकिन तभी बच्चे के बालों में से लोरी की आवाज आने लगी, और ये लोरी वही थी जो रिंगटोन बनकर बजती थी। खैर इस चीज को नजरअंदाज करके बेथ और डिटेक्टिव बाहर आए। वो फैसला करते हैं कि हम अलग अलग जाकर एली की मोम यानी मरीज औरत के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। लेकिन जैसे बेथ वहाँ से जाने लगी, उसकी नजर एली की बहन की खिड़की पर गई, जिसके पीछे एक भूत खड़ा हुआ था। इसके बाद बेथ उस हॉस्पिटल में जाने का फैसला करती है जहाँ पर एली और उसकी छोटी बहन का इलाज हुआ था। इस बारे में वो डिटेक्टिव को भी बता रही थी कि मैं उस हॉस्पिटल में जा रही हूँ। वो अंदर जाने की कोशिश करती है, पर सामने वाला दरवाजा लॉक था, इसीलिए वो पिछले दरवाजे से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये दरवाजा भी लॉक
लॉक था, पर तभी वो अपने आप ही खुल जाता है। हॉस्पिटल के अंदर आकर बेथ सुराग ढूंढने लगी, लेकिन तभी कोई शैतानी ताकत अंधेरे में बेथ पर हमला कर देती है और खींच कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। इसी वजह से वो काफी डर गई, जोर से चीख मारती है, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। बेथ को यहाँ डिटेक्टिव मिल जाता है। ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर निकल नहीं पाती क्योंकि सारे दरवाजे लॉक्ड हो गए थे। फिर जैसे ये कमरे में आए, कोई शैतानी ताकत अब डिटेक्टिव पर हमला कर देती है। वो उसे हवा में उठाकर कमरे से बाहर फेंक के मारती है, जिससे डिटेक्टिव को इतनी चोट आई कि वो बेहोश हो गया। कमरे का दरवाजा भी लॉक्ड हो जाता है। बेथ को यहाँ वेंटिलेशन वाला छोटा सा रास्ता दिखता है, जिसके अंदर वो फौरन चली गई यहाँ से बाहर निकलने के लिए। जो वो उस रास्ते में थी तो उसके मोबाइल पर लगातार कॉल आ रही थी। फिर तभी बेथ को यहाँ एक जली हुई लाश दिखती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके हाथ में एक मोबाइल था, जिसके जरिए ही बेथ के फोन पर कॉल जा रही थी। बेथ फौरन उससे फोन छीनकर तोड़ देती है। ऐसा होने से लाश में थोड़ी हलचल हुई। इसे देखकर बेथ वहाँ से भागने लगी। उसके पीछे पीछे लाश भी भागी। पास आती आती वो बेथ के ऊपर ही आ जाती है। वो काफी डर गई। लाश को कहती है, प्लीज डोंट हर्ट मी, यानी मुझे तकलीफ मत देना। बेथ बार बार यही लाइन दोहरा रही थी कि प्लीज डोंट हर्ट मी, जिससे फौरन लाश भी बेथ को कुछ नहीं करती, उल्टा ये कहती है फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ कर दो। तभी इधर डिटेक्टिव भी आ गया। देखता है कि 7:55 हो गई है, पर बेथ की जान नहीं गई, वो बच गई। अगले ही पल बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आ गए उनकी जान बचाने के लिए। बेथ डिटेक्टिव से कहती है कि मुझे यहाँ लाया गया इसलिए नहीं कि मार दिया जाए, बल्कि इसलिए कि मेरी जान बच जाए। उस जली हुई लाश ने ही मेरी जान बचाई। डिटेक्टिव ऑर्फनेज में जाता है एली की बहन से मिलने के लिए, पर वो सोई हुई थी। डिटेक्टिव को वहाँ बच्ची का बालू मिलता है और उसे पता चला कि वो छोटा कैमरा ही दरअसल ये बालू है। ये नहीं है तो ये कैमरा बस इसे बालू की शक्ल दी हुई है जो बच्चों पर नजर रखता है। उसमें से सीडी निकाल कर डिटेक्टिव वीडियो देखने लगा और उसे पता चला कि इस बच्चे की मोम नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन एली ही उस पर जुल्म करती थी, उसे चोट पहुंचाती थी। हर दिन अलग अलग तरीके से वो अपनी बहन को जख्मी करती थी। ऐसा करने से उसे बहुत मजा आता था। लेकिन एक दिन उनकी मोम ने देख लिया कि एली अपनी छोटी बहन का हाथ काट रही है। एली की इस हरकत पर उसकी मोम को काफी गुस्सा आया। उन्होंने उसी कमरे में बंद कर दिया। छोटी बेटी को वो हॉस्पिटल ले गई। इसी दौरान एली को दमे का अटैक हुआ। वो अपनी मोम को कॉल करने लगी, पर इसी दौरान ही उसकी मौत हो गई। डिटेक्टिव के साथ ये वीडियो एली की छोटी बहन यानी वो बच्ची भी देख रही थी। वो बच्ची से पूछता है कि तुम्हारी बहन तुम पर जुल्म किया करती थी, इस बारे में तुमने अपनी मॉम को क्यों नहीं बताया? बच्ची बोली, मुझे जख्मी करने के बाद मेरी बहन मुझे एक कैंडी दिया करती थी, इसीलिए मैंने ये बात मॉम से छुपाई। उधर बेथ जब घर में अकेली थी तो उसके पास एली की आत्मा आती है जिसे बेथ नहीं देख पाती। तभी यहाँ डिटेक्टिव आ गया, बेथ को सारी बात बता देता है जो उसने वीडियो में देखी और कहता है कि तुम सही कह रही थी, एली की आत्मा ही सबको मार रही है और उसकी मोम ने ही तुम्हारी जान बचाई जो वो जली हुई लाश थी। उनकी बातों के दौरान ही दरवाजे पर दस्तक हुई। डिटेक्टिव दरवाजे की छेद से देखने लगता है। हालांकि बेथ उसे ऐसा करने से मना भी करती है, पर वो नहीं मानता। अगले ही पल एक चाकू उस छेद से आकर डिटेक्टिव की आंख में घुस जाता है। उसका सर चीरते हुए दिमाग में घुस गया और तभी दरवाजा खोलकर एली की आत्मा अंदर आती है बेथ को मारने के लिए, जो अब पूरी तरह शैतान बन गई थी। लेकिन एक बार फिर एली की मोम यहाँ आकर बेथ की जान बचा लेती है। डिटेक्टिव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी भी मौत हो जाती है। उसके मुंह से भी एक कैंडी बाहर आती है। उसके मोबाइल से फिर नंबर अपने आप ही डायल होने लगते हैं। अगले शिकार के लिए इधर ही खत्म हो जाती है।